लिखिए, अ चार्ज ड्रॉप, लिखो क्वेश्चन लिखो। अ चार्ज ड्रॉप, अ चार्ज ड्रॉप, तो लिख ले। अ चार्ज ड्रॉप इज सस्पेंडेड इन एयर, अ चार्ज ड्रॉप इज सस्पेंडेड इन एयर, फाइंड आउट, a charge drop is suspended in air, find out electric field required, find out electric field required for equilibrium of the drop, electric field required for equilibrium of the drop if if charge is 1 microcoulomb and mass is 1 milligram. Charge is 1 microcoulomb and mass is 1 milligram. देखिए, ये एक चार्ज ड्रॉप हवा में रुकी हुई है, तो सिंपल सी बात ये है कि एम जी नीचे लग रहा होगा और क्यू ई ऊपर लग रहा होगा। समझना बात को ध्यान से। मान लीजिए इसका मास एम है तो एम जी नीचे होगा और हमें क्यू ई ऊपर चाहिए ना बैलेंस करने के लिए। आप देखिए ये जो चार्ज इसका दे रखा है वो कितना है, 1 माइक्रो कुलम पॉजिटिव चार्ज। हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर चाहिए तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है इसमें वो होगा वर्टिकली अपवर्ड। कहानी के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर चाहिए। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है, तो इक्विलिब्रियम की शर्त क्या है बताइए, क्यू ई बराबर क्या होना चाहिए, एम जी। और यहां से ई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, एम जी बाय क्यू। जो सबसे बड़ी मिस्टेक यहां होती है वो होती है इसके मास के साथ। मास कितना गिवन है, 1 मिलीग्राम, ये है 10 की पावर -6 kg। ये 10 की पावर -6 kg है। मिली दिमाग में आते ही मिली आता है, -3 आता है ना, तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट होगा तो -3, फिर केजी में जाओगे तो -6। समझ में आ गई बात। और वो जो 10 की पावर -3 वाला ऑप्शन है वो रखते ही रखता है वहां पर। तो दिमाग में क्लियर रखिएगा कि एम जी इज बैलेंस्ड बाई क्यू ई। एम की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बताइए, 10 की पावर -6, जी की वैल्यू हम सब जानते हैं 10 है और क्यू ऑलरेडी आपको 10 की पावर -6 ही गिवन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 न्यूटन पर कुलम अपवर्ड। मान लीजिए चार्ज नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही चाहिए होता, लेकिन डायरेक्शन किधर चाहिए थी, नीचे की तरफ ना। नहीं समझ में आई बात, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है चाहिए तो आपको ऊपर ही ना, पर हमें पता है इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है नेगेटिव चार्ज के ऊपर वो फील्ड के अपोजिट लगता है। मुझे फोर्स तो ऊपर ही चाहिए, तो मुझे फील्ड नीचे लगाना पड़ेगा। तो वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की बात करता है। आपको दिमाग में रखना है उसने पूछा क्या है और चार्ज क्या दिया है। तो ये सवाल का पहला हिस्सा था। अब हम दूसरे हिस्से की बात करते हैं, सेकेंड पार्ट। लिखिए, लिखते रहो फटाफट, सिंपल सिंपल से सवाल है। लिखिए, if electric field intensity is reversed, electric field intensity is reversed, what will be acceleration of the charge particle? If electric field intensity is reversed, what will be acceleration of charge particle? अब हमने क्या किया कि सब देखिए ये आपके पास चार्ज था, चार्ज तो प्लस क्यों ही है, मास उतना ही है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर के बजाय किधर कर दिया, नीचे। अब आप कहेंगे कि साहब देखिए एम जी भी नीचे है और क्यू ई भी, और हमें ऑलरेडी पता था कि क्यू ई की वैल्यू एम जी के बराबर है, तो ये 2 mg हो जाएगा ना। तो बताइए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2g। नहीं समझ में आई बात, 2g डाउनवर्ड्स, राइट। इसका तीसरा पार्ट,
कहानी एग्जैक्टली वही वाली थी। पहले आपने कहा क्यू इज बैलेंस बाई एम जी, क्यू ई एम जी के बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा कर देंगे तो अब एम जी के डायरेक्शन में क्यू आ जाएगा। क्यू ई की वैल्यू ऑलरेडी एम जी के बराबर थी, तो नेट फोर्स बिकम्स इक्वल टू 2 mg, एक्सेलरेशन बिकम्स 2g। ठीक है। थर्ड पार्ट लिखिए, व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ ड्रॉप, व्हाट शुड बी रेडियस ऑफ द ड्रॉप to maintain equilibrium of the charge, sorry, to maintain its equilibrium, what should be the radius of the drop to maintain its equilibrium। तो फिर से कहानी वही है, बस हमें क्या करना है, ट्रेस बदलनी है आपके रिजल्ट की। तो ये देखिए, ये है आपके पास QE है ना, और ये है mg। QE बराबर क्या होगा बताइए, mg। द ड्रॉप इज स्फेरिकल, स्फेरिकल ड्रॉप का m कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी, मतलब m इंटू जी ना, दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू ई। अब 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आर क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी 3 क्यू ई डिवाइडेड बाय 4 पाई रो जी ना, आर का क्यूब हटा दो यहां से, जब क्यूब यहां से हटाओगे तो होल पावर क्या हो जाएगी, 1/3। सो इट इज आंसर। बढ़ जाए। अब देखिए एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, अब यहाँ एक बात सुनिएगा ध्यान से, इस सवाल के हर पार्ट में ये क्लियरली मेंशन है कि कहीं ना कहीं हम mg को पिक्चर में ले रहे हैं, है ना। अगर हवा में सस्पेंडेड है तो mg इज बैलेंस बाय QE, आपने mg को पिक्चर में लिया है। इफ नथिंग इज एक्सप्लेन्ड या नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन, अपनी मर्जी से mg पिक्चर में नहीं लेना है। क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, इलेक्ट्रिक फील्ड से सोल्व किया जाएगा। वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं मेंशन करता है कि ग्रेविटी पिक्चर में है या नहीं है, अदरवाइज अपनी मर्जी से अपन को ग्रेविटी नहीं लेके चलनी है। एक बेहतरीन सवाल एग्जाम में पूछा था, बहुत बढ़िया सवाल था वो, जेईई वालों ने पूछा था। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बेसिकली समझ यहाँ क्वेश्चन का क्या फॉर्मेट था, मैं समझाता हूँ आपको। बहुत आसान सा सवाल था, और इस तरह के सवाल एग्जाम में एज इट इज रिपीट हो जाते हैं हमारे नीट के अंदर। उन्होंने कहा था कि एक प्रोटॉन को हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, और हमने देखा कि वो पार्टिकल हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पे चलना शुरू करता है। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। समझना है बात को ध्यान से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये प्लस है ना, और ये माइनस है। हमें पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स में जो फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, तो फील्ड यूनिफॉर्म होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। आप ऐसा बोल सकते हैं कि सब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। होगी नहीं होगी, अभी हम इसका वैल्यू नहीं जानते, हम इसको सिर्फ ई की बात कर रहे हैं, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। कहानी क्लियर। अब एक प्रोटॉन को आपने यहां छोड़ा है, अभी हम क्वेश्चन लिखेंगे, प्रोटॉन को रिलीज कर रहे हो, प्रोटॉन का मास m है। जरा मुझे एक बात बताइए, इस पार्टिकल को मैं यहां से छोड़ता हूं, जब मैं इसको यहां से रिलीज करूंगा तो रिलीज करने पे ये किधर चलेगा, बहुत बढ़िया, किधर चलेगा। अगर मैं किसी सब्जी बेचने वाले से पूछूं तो वो ये जवाब देगा कि ये नीचे चलेगा। अगली बात, उसके और आपके जवाब में कोई अंतर नहीं है। किसी भी पार्टिकल को जब रिलीज किया जाता है तो वो हमेशा उस पर लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में मूव करता है। किधर मूव करता है, जिस डायरेक्शन में उस पर रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा। आप मुझे बताइए ये नीचे चला, अगर यह मैं हीलियम बलून ले लेता तो बॉइंट फोर्स mg से बड़ा होता, ऊपर जाता ना। नहीं समझ में आई बात, क्योंकि उस पर बॉइंट फोर्स ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, बॉइंट की वैल्यू mg से बड़ी होगी, नेट फोर्स ऊपर आएगा तो ऊपर भागेगा। उन्होंने ये कहा कि जैसे इसको मैं रिलीज करता हूं ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पे चलता है। इसका क्या मतलब हुआ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, और ये 45 डिग्री एंगल पे चला। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। अब मुझे अच्छी तरह पता है कि भाई देखिए इधर लगने वाला फोर्स तो क्यू ही होगा, होगा नहीं होगा। अब उसने आपको इनडायरेक्टली बता दिया है कि पक्का अगर सिर्फ क्यू ही पिक्चर में होता तो वो हॉरिजॉन्टली चलता।
सिर्फ mg पिक्चर में होता तो नीचे चलता, इसका मतलब mg भी पिक्चर में, mg नीचे की तरफ होगा, होगा ना। ये भी क्लियर है कि वो 45 डिग्री में चल रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स इधर तब आएगा जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड, तो यहां क्यू ई बराबर क्या करोगे आप, एम जी, और आंसर फिर से आपका वही आया एम जी बाई क्यू। नहीं समझ में आया? सवाल वही है कि सब हवा में रुका हुआ है तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, एम जी बाई क्यू। यहां भी आंसर क्या है, एम जी बाई क्यू। पर पूछा क्या उन्होंने कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक प्रोटॉन को रिलीज किया, प्रोटॉन को रिलीज करने पर वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पर मूव करना स्टार्ट करता है। कंसेप्ट दिमाग में क्या क्लियर होना चाहिए कि साहब कोई भी पार्टिकल को आप रिलीज अगर करते हो तो वो हमेशा उस डायरेक्शन में चलता है जिधर उस पर कोई फोर्स लगेगा, तो जो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में चलेगा। हमें पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कहां, प्लस से माइनस की तरफ, और एम जी नीचे रहा होगा, दोनों का वेक्टर सम इधर आएगा, 45 डिग्री पे चला। इसका कंप्लीट मतलब ये होता है कि ये फोर्स और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होगा, तभी तो 45 डिग्री पे रिजल्टेंट आएगा। कहानी क्लियर? हम दोनों के बराबर करेंगे और ई की वैल्यू एम जी बाई क्यू कर देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। लिखिए क्वेश्चन, a proton released between parallel plate of capacitor located vertically, parallel plates of the capacitor located vertically. If proton start moving, if proton start moving at an angle 45 degree with horizontal, at an angle 45 degree with horizontal just after the release, at an angle 45 degree with horizontal just after the release, what will be the electric field between plates? What will be the electric field between plates? कंसेप्ट क्या है यहां पर? देखो इंटरेस्टिंग चीज ये नहीं कि आपने क्यू ई बराबर एम जी कर दिया, एवरी रिलीजिंग पार्टिकल ऑलवेज मूविंग टुवर्ड्स द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। आई बात समझ में? तो छोड़ने पर अगर रिजल्टेंट फोर्स इधर होगा, एफ रिजल्टेंट इधर होगा, तो ये तभी पॉसिबल है जब क्यू ई और एम जी का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होगा। सेम करके आपने ई की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। एंगल डिफरेंट हुआ तो उस हिसाब से सॉल्व करेंगे, फिर वो एंगल देगा आपको, तो टेन थीटा बराबर क्यू ई बाई एम जी करोगे, वहां से निकालोगे। बढ़ जाए आगे, ठीक है। अब देखिए कुछ और सवाल बनते हैं। हाँ, उस तरह के सवाल हम मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड वाले सेक्शन में करेंगे कि कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर दिया जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो डेफिनेटली उसमें कोई चार्ज पार्टिकल रखोगे तो उस पर लगने वाला फोर्स कांस्टेंट आता है। फोर्स अगर कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट तो सारे के सारे सवाल इक्वेशन ऑफ मोशन से डील होते हैं। किससे डील होते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। वो हम सारे जब अपन बात करेंगे मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां स्टडी करेंगे, राइट। हाँ जी, किस खुशी में टू ही होगा? वो नेट है बेटा दोनों का, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों का जुड़ के आएगा ना। यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका भी इधर है उसका भी इधर, दोनों जुड़ जुड़ा के ई बन गया। वो किसी एक प्लेट का थोड़ा ना है। सिंगल लेयर ऑफ चार्ज इज ऑलवेज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो सिंगल लेयर है वो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, वो सिंगल लेयर भी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, तो नेट फील्ड बनेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गई बात? ये कहानी है सिंपल सी। बढ़ जाए आगे, लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू bodies of uniform charge distribution, electric field due to bodies of uniform charge distribution। सबसे पहले
हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स की बात करते हैं। ध्यान से देखिए, 3 तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आप सब जानते हो। कौन कौन सा? लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। आप समझिएगा ध्यान से। टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सुनिए, मान लीजिए, पहले हम यहां बात करते हैं नंबर 1। फटाफट कॉपी कर लेना साथ साथ, नया कुछ भी नहीं है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी वायर टाइप स्ट्रक्चर है, ये कोई भी वायर से बनी हुई स्ट्रक्चर है, उस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां एक टर्म डिफाइंड है, अगर इसकी लेंथ L है और चार्ज इसका टोटल Q है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। यूनिट क्या होगी? कूलम पर मीटर। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से हम अगर सेकंड सरफेस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। इसके लिए कोई भी सरफेस है, अगर चार्ज उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइंड है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो होता है वो होता है टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। यूनिट बिकम्स कूलम पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली जो थर्ड टाइप है हमारे पास, थर्ड टाइप इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी बॉडी अगर हमारे पास है और ये थिक है काफी, अगर ये बॉडी थिक है और इसके पूरे के पूरे वॉल्यूम में चार्ज भरा हुआ है, तो इसके लिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइंड है। और ये जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो होता है टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। यूनिट बन जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब। अब सबसे पहले आपने 3 तरह की चार्ज डेंसिटीज की बात कर ली, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। पर इसका रोल क्या है? कि सब सिंपल सी बात है, अगर मुझे किसी भी छोटे से एलिमेंट का, इस एलिमेंट की लेंथ अगर मान लीजिए dx है, इसका चार्ज मुझे निकालना हो dq, तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसकी लेंथ को लेमडा से मल्टीप्लाई कर देना है। लेमडा इंटू dx विल गिव द चार्ज ऑफ दैट एलिमेंट। यहां कोई छोटा सा एरिया है, मान लीजिए dA, और इस dA एरिया का चार्ज मुझे निकालना होता dq, तो मुझे क्या करना पड़ता? सिग्मा इंटू dA कर देना था। इसी तरीके से अगर यहां छोटा सा वॉल्यूम था, उस छोटे से वॉल्यूम में भरा हुआ चार्ज अगर मुझे dq निकालना होता, तो dq की वैल्यू में क्या करता बताइए? रो इंटू dv कर देता। अब एक सिंपल चीज, व्हेन वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑन 3 टाइप ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर डिफाइंड, बट व्हेन वी टॉक अबाउट कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कंडक्टर्स कंडक्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कभी भी सॉलिड होता ही नहीं है। हम कंडक्टर को थोड़ा ना स्टडी करते हैं, कंडक्टर के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो हम चार्ज, स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस पढ़ रहे हैं ना, तो हम कंडक्टर थोड़ी स्टडी करते हैं। हम किसकी स्टडी करते हैं? चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की। आप मुझे बताइए, किसी भी कंडक्टर को आप चार्ज दोगे, चाहे वो होलो हो या सॉलिड, वो कहां रेजाइड करेगा? सरफेस पे। तो कंडक्टर किसी भी तरीके का हो, चार्ज उसके लिए हमेशा कहां होगा? सरफेस पे। तो उसके लिए किस तरह की चार्ज डेंसिटी डिफाइंड होगी? ऑलवेज सिग्मा। इसी की बात की जाएगी। बात समझ में आ गई? ये जो दो चार्ज डेंसिटीज, ये और वो दोनों, ये दोनों की दोनों किसके लिए होती है? नॉन कंडक्टिंग बॉडीज के लिए। किसके लिए होती है? अगर मैं आपसे पूछूं रिंग का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का होगा? रिंग का सरफेस हो ही नहीं सकता। आपको यह देखना पड़ेगा वो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। रिंग आप प्लेट से बनाते हो या वायर से बनाते हो? तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क का किससे होगा? सरफेस। समझ में आ गई बात? होलो सिलेंडर के साथ देखिए, अगर वो कंडक्टर है तो सरफेस, और नॉन कंडक्टिंग है तो वॉल्यूम। कहानी क्लियर? ये तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। अब यहां पे कुछ छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल, बढ़ जाए, वेरी सैड। क्या करना चाह रहा है? बंद करना चाह रहा है या उधर हवा आ रही तो हवा उधर नहीं जानी चाहिए?
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बढ़ जाए आगे। लिखिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ अ वायर, linear charge density of a wire varies according to, linear charge density of a wire varies according to lambda equals to lambda naught into x, lambda equals to lambda naught into x. Find out total charge present on wire, total charge present on the wire. देखिए, ये हमारे पास एक वायर है और इस वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसका वेरिएशन आपको दे रखा है। उसका वेरिएशन आपको क्या दे रखा है बताइए? लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नोट इंटू एक्स, ये कांस्टेंट है। ये एक्स बराबर 0 ले लिया ओरिजिन, और ये एक्स बराबर एल ले लिया, लेंथ एल इसकी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटे से एलिमेंट का चार्ज निकालेंगे। छोटे से एलिमेंट का चार्ज डी क्यू कैसे निकाला जाता है? लैम्डा इंटू डी एक्स ना, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है? लैम्डा नॉट इंटू एक्स डी एक्स हो जाएगा। बताइए, आपने यहां से x डिस्टेंस पे कोई एलिमेंट अगर माना था dx लेंथ का, और इसका चार्ज dq था, तो आप एलिमेंट कहां से कहां तक बनाओगे? 0 से लेकर के l तक। तो इसके इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होंगी? 0 से l, और dq का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? q। तो q बिकम्स इक्वल्स टू, यहां लेमडा नोट को कांस्टेंट होने की वजह से बाहर ले लूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा x dx का, कहां से कहां तक? 0 से l। क्या इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, और अगर लोअर लिमिट 0 तो सीधा एल स्क्वायर बाई टू पुट कर देंगे। सो व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द रोड? लैम्डा नॉट एल स्क्वायर बाई टू, दैट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। समझ में आ गई बात? अब सुनिएगा एक और बात, एक बहुत बढ़िया सवाल बनता है। द क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द एजिमुथल एंगल, पर हमें वैसे नहीं करना, हमें सिंपल अकल लगानी है और हमारा आंसर देना है। हमें कैलकुलेशन भी नहीं करनी। ये सवाल जब भी आएगा एज इट इज आएगा। सुनिएगा ध्यान से, ये मेरे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है। क्या है ये? सेमी सर्कुलर रिंग। और इस सेमी सर्कुलर रिंग में ये तो है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। कहानी क्लियर? इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पर इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट कोस फाई। और फाई हम नापेंगे एक्स एक्सिस से। कहां से नापेंगे? एक्स से नापा जाएगा। ये y है, मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट कंसीडर कर लूंगा मैं इसे, तो यहां से फाइन नपेगा। कहानी क्लियर? व्हाट विल बी द टोटल चार्ज ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग? व्हाट विल बी टोटल चार्ज ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग? आंसर है 0। इसको सोल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कोस। देखिए, आप मुझे बताइए, क्या कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा? और उसके बाद यहां से यहां तक उतना ही, तो जितना पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, और अल्टीमेटली इसको 0 कर देगा। नहीं समझ में आई बात? तो बहुत स्मार्टली सवाल को पूछा है। जब हम इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हैं तब भी आंसर 0 ही देता है। पर हमें उतना नहीं करना, हमें सिंपल बात करनी है कि हमें पता है यार, जो कोस थीटा होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और नेक्स्ट क्वाड्रेंट में उतना ही नेगेटिव होगा। कहानी क्लियर? तो पॉजिटिव चार्ज यहां से डिस्ट्रीब्यूट होता होता यहां तक जाएगा, और उसके बाद यहां से डिस्ट्रीब्यूट होता तो यहां पर उतना ही नेगेटिव हो जाएगा। तो जितना पॉजिटिव इधर आएगा उतना ही नेगेटिव इधर ही भी आएगा, बिकॉज ऑफ कोस जो फाई है। देखो, ये तो कांस्टेंट पैरामीटर है, जैसे इसका फंक्शन वेरी करेगा वैसे ये वेरी करेगा ना। तो सिंपल सी बात है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है? पॉजिटिव, और सेकंड में क्या होता है? नेगेटिव। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव, और सेकंड में क्या आएगा? नेगेटिव। दैट्स व्हाई आंसर विल बी 0। हेलो, सिंपल कहानी। अब एक सवाल की बात करते हैं, इसको जल्दी से बना लो पहले, नहीं करूंगा।
इंटीग्रेट करने के बाद भी तो जीरो ही करेगी। हाँ तो मेरे से वो कान में पूछ लेना बाहर आके। अरे यार, तो जो मैं तरीका बता देता हूँ, बाकी लोग मत सुनना है ना, अपन को किसी को नहीं करना है, बस किसी अकेले को करना है। ये छोटा सा लेना है, इस एलिमेंट की लेंथ होगी dl, और इसके जो दो एंड्स हैं, ये एंड और ये एंड, इनके बीच सबस्टेंड होने वाला एंगल डी थीटा कंसिडर कर लिया। क्या कंसिडर कर लिया? डी थीटा। तो dl की बनेगी r। अब इसका जो dq चार्ज बनेगा वो कितना बनेगा? dq बिकम्स इक्वल्स टू लैम्डा नॉट, बताओ ना यार, लैम्डा नॉट कोस फाई ना, तो कोस थीटा डी थीटा लूंगा ना मैं, क्योंकि मैं थीटा एंगल पे कंसिडर कर रहा हूं डी थीटा। ये तो जनरल एंगल है फाई। तो समझ में आ गई बात? अब इसको आप तमीज से इंटीग्रेट करोगे। क्या कहेगा? यस यस, तो आर को यहां लिख देते हैं, आर यहां आ जाएगा, आर डी थीटा। समझ में आ गई बात? हेलो, अब बताओ कहां से कहां तक लिमिट लोगे? जीरो से लेकर के पाई तक। नहीं समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? आप मुझे बताओ, क्या कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन आएगा? साइन आएगा ना, माइनस को बाहर रख ले तू, माइनस को बाहर रख लिए। अब बताओ जब लिमिट पुट करोगे तो क्या साइन जीरो और पाई, तो साइन पाई से साइन जीरो, बोलो ना गरीबों, साइन पाई भी जीरो होता है और साइन जीरो भी जीरो होता है। तो जीरो माइनस जीरो इज जीरो, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग इज जीरो, तो आंसर इज जीरो। नहीं समझ में आई बात? अब क्या हुआ, तेरे को याद ही रखना है क्यों। लिखिए, चार्ज डेंसिटी ऑफ डिस्क, charge density of disk varies, charge density of the disk varies according to sigma equals to sigma naught 1 minus small r by capital R, sigma equals to sigma naught 1 minus small r by capital R। अब सुनिएगा ध्यान से, यहां कैपिटल आर अंडरस्टूड है क्या होगा? रेडियस ऑफ द डिस्क। सिग्मा नॉट कांस्टेंट है, और ये जो स्मॉल आर है ये सेंटर से डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस। वो सारी रामायण में नहीं लिखाऊंगा। हाँ मतलब कौन कौन से पैरामीटर क्या क्या है वो लिखते हैं ना, कि सिग्मा नॉट इज अ कांस्टेंट, आर इज अ कांस्टेंट, आर इज रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो चार लाइन और बढ़ जाएगी सवाल की, और क्या होगा? हमें समझ में आता है क्या बात है ये? सुनिएगा ध्यान से, फाइंड आउट टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द डिस्क, फाइंड आउट टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द डिस्क। सुनिए ध्यान से, ये डिस्क है और डिस्क का ये सेंटर है, और ये डिस्क का रेडियस है आर। ध्यान से सुनिएगा बात को, मैं एक सिंपल बात आपको बताता हूं कि आप सबसे पहले क्या करेंगे। डिस्क सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का केस है। डिस्क किससे मिलकर बनी होती है? रिंग से। और स्फीयर किससे मिलकर बना होता है? होलो स्फीयर से। बात समझ में आ गई? हेलो, कोई भी एक डिस्क जो है वो जीरो रेडियस से आर रेडियस की बहुत सारी रिंग से मिलकर बनी होती है। तो हम क्या करेंगे सिचुएशन के अंदर, सबसे पहले एक एलिमेंट्री रिंग कंसीडर करेंगे। यहां पर हमने एक एलिमेंट्री रिंग कंसीडर की जिसकी थिकनेस डी आर है। थिकनेस कितनी है? डी आर, और इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। सुनो ध्यान से, ये है हमारे पास स्मॉल आर, और इसकी जो थिकनेस है ये कितनी है? डी आर। इस एलिमेंट्री रिंग का जो चार्ज होगा डी क्यू, क्या उसकी वैल्यू सिग्मा इंटू डी ए होगी? बोलो ना यार, क्या सिग्मा की वैल्यू आपको दे रखी है? कितना? सिग्मा नॉट 1 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। एंड व्हाट इज द डी ए? टू पाई आर इंटू डी आर, टू पाई आर इंटू डी आर। सुनो ध्यान से, ये तो टाइट है भाई, वो दे मुझे मॉड्यूल, घूमेगा ही नहीं ना वो। सुनो ध्यान से, ये मेरे पास ये दिख रही है एलिमेंट्री रिंग, इसकी थिकनेस कितनी, रेडियस कितनी, तो इसकी सर्कमफेरेंशियल लेंथ कितनी होगी?
यहां से कट करो और सीधा कर दो, दिस बिकम्स रेक्टेंगल ऑफ थिकनेस एंड लेंथ 2 पाई आर। तो व्हाट इज द एरिया? 2 पाई आर डी आर। नहीं समझ में आई बात? तो एरिया बिकम्स 2 पाई आर डी आर। अब सुनिए ध्यान से, क्या 2 पाई कांस्टेंट है? क्या सिग्मा नोट कांस्टेंट है? तो बेटा 2 पाई सिग्मा नोट को बाहर रखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और आर डी आर को यहां और यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आर डी आर यहां आएगा तो ये तो बनेगा आर डी आर माइनस 1 बाई आर कॉन्स्टेंट है, और ये बन जाएगा आर स्क्वायर डी आर। नहीं समझ में आई बात? अब बताइए ऐसी रिंग्स कहां से कहां तक बनाओगे? 0 से आर तक। तो आपके इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी? 0 से आर। यहां भी क्या बनेगा? 0 से आर। कांस्टेंट को बाहर रखेंगे ना। बताइए इसका इंटीग्रेशन तो क्यू बन जाएगा ना। क्यू की वैल्यू कितनी आएगी? 2 पाई सिग्मा नॉट। बताइए जब भी लोअर लिमिट 0 हो हम सीधा अपर लिमिट पुट करेंगे। सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस? आर स्क्वायर बाय 2 माइनस आर क्यूब बाय 3, बट आर से आर कैंसिल होकर के आर स्क्वायर बाय 3, 1/2 माइनस 1/3 1/6 होता है। तो दिस बिकम्स 2 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर बाय 6। ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। जरा बताओ मेरे को ये पाई इंटू आर स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ द डिस्क। नहीं समझ में आया? तो बताइए चार्ज की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? हम क्या लिखेंगे यहां पर? सिग्मा नोट, ये सिग्मा नोट था, सिग्मा नोट ए बाय 3 वेर ए इज व्हाट? पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द डिस्क। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जल्दी से बनाओ। बढ़ जाए। अब एक और केस कर लेते हैं वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का। ठीक है, एक स्फीयर है, स्फीयर की चार्ज डेंसिटी वेरी करती है, रो इक्वल टू रो नोट आर, और फिर वहां उसका टोटल चार्ज निकालेंगे। याद रखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका वो यही है जो हम तीसरा कर रहे हैं। क्योंकि जब आप गॉस थ्योरम पढ़ते हो तो वहां वेरिएबल चार्ज डेंसिटी की बॉडीज को देकर के वो अंदर कहीं भी फील्ड पूछ लेता है। तो जब अंदर आप फील्ड कैलकुलेट करने जाते हो तो जिस पॉइंट पे वो फील्ड पूछ रहा है उस पॉइंट के बराबर रेडियस का आप स्फीयर मानते हो, और उस स्फीयर के बराबर की गॉसियन सरफेस मानते हो। तो उसके अंदर भरा हुआ चार्ज कैलकुलेशन करने के लिए ये मेथड आना जरूरी है। इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। कोई भी स्फीयर बहुत सारे छोटे छोटे शेल से मिलकर बना होता है। अब एक जीरो लगभग नेग्लिजिबल रेडियस का स्फीयर बनाइए, उसके ऊपर एक शेल बना दीजिए, फिर उसके ऊपर दूसरा शेल बना दीजिए, शेलों को जमाते चले जाओ, आप क्या बन जाएगा? सॉलिड स्फीयर। आई बात समझ में? तो ऑल दी सॉलिड स्फीयर मेड ऑफ बहुत, हाँ, वेरी लार्ज थिन स्फेरिकल शेल्स ऑफ रेडियस 0 टू आर। सुनिए क्वेश्चन लिखिए। लिखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ नॉन कंडक्टिंग sphere, volume charge density of non-conducting sphere varies according to varies according to rho equals to rho naught small r, rho equals to rho naught small r। ऑब्वियसली रो नोट क्या है? कांस्टेंट, और स्मॉल आर क्या है? सेंटर से रेडियल डिस्टेंस। फाइंड आउट टोटल चार्ज ऑफ द sphere, find out total charge of the sphere। हाँ जी, यहां हम एक शेल कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? शेल। अब एक बात बताइए मेरे को, अगर मैं आपसे वापस पूछूं कि यार ये मेरे पास एक प्लेट है
और इस प्लेट का सरफेस एरिया ए है, कितना सरफेस एरिया है? ए। इसकी थिकनेस टी है, तो इसका वॉल्यूम कितना बनेगा? ए इंटू टी। अरे यार, एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ना, नहीं समझ में आएगा, पक्का ना? आप मुझे बताइए, ये जो मैं छोटा सा शेल यहाँ कंसीडर कर रहा हूं, जिसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है और इसका जो थिकनेस है वो डी आर है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना बनेगा? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। सरफेस एरिया कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। थिकनेस कितनी? डी आर। तो वॉल्यूम कितना बनेगा? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। इसका जो चार्ज है डी क्यू, उसकी वैल्यू क्या बनेगी? सब डी क्यू की वैल्यू बनेगी रो इंटू डी वी ना, और रो कितना है? रो नॉट इंटू आर। और डीवी कितना बनेगा? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। बताइए, क्या कांस्टेंट पैरामीटर्स उनको बाहर लिया जा सकता है? 4 पाई रो नॉट इज द कांस्टेंट, ये आर स्क्वायर इंटू आर बिकम्स आर क्यूब इंटू डी आर। इसको आप इंटीग्रेट कीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या देगा? क्यू। बताइए, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से आर, क्या बनेगा? आर की पावर 4/4। बताइए क्या बनेगा? 4 पाई रो नॉट आर की पावर 4 अपॉन 4, 4 get cancel out, the value becomes equals to what? Pi rho naught r की पावर 4. This is the answer. बढ़ जाए? चलिए साहब, अब लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a wire of finite length, a wire of finite length, a wire of finite length। देखिए, इसका हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, वी विल जस्ट मेमोराइज द फॉर्मूलाज, क्योंकि फिर गॉस थ्योरम में डेरिवेशन आएगा, वहां हम बात करेंगे। यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, फाइनाइट लेंथ का वायर है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। बहुत सिंपल केस बनते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग केस बनते हैं। इसकी चार्ज डेंसिटी कुछ इस तरह से है कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक दिस। ये एंड ए है, ये एंड बी है, और इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा है। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए असिमेट्रिक पॉइंट पर। सिमेट्रिक पॉइंट का मतलब ये हुआ कि यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब मैं बनाऊं तो ये दोनों बराबर भागों में बटा होना चाहिए। मुझे बराबर भागों में नहीं बांटना है, मैं असिमेट्रिक पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो यहां से मैंने कुछ ये वाला डिस्टेंस कंसिडर किया, और ये स्मॉल आर डिस्टेंस है, और इसके जो एंड्स हैं, ये एंड जो है वो इस पॉइंट के लिए कुछ एंगल सब्सटेंड करता है, ये भी कुछ ना कुछ एंगल सब्सटेंड करता है। जरा मुझे एक बात बता दीजिए, यहां से ये बात क्लियर हो जाती है कि जो ये वाला एंगल है θ1 है, और ये वाला एंगल θ2 है। डेफिनेटली जो θ1 है वो छोटा एंगल है। इस पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, उसके दो कंपोनेंट होते हैं। दो कंपोनेंट क्यों होते हैं मैं भी आपको समझा दूंगा, आप समझिए इसको। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस तरफ, इसको बोलते हैं E अलोंग द एक्स एक्सिस, या बोलते हैं E परपेंडिकुलर टू द वायर, वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर। इसकी वैल्यू होती है k लेमडा बाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। और दूसरा होता है पैरेलल, इसको मैं बोलूंगा E अलोंग द वाई एक्सिस या E पैरेलल टू द वायर, यह होता है k लेमडा बाई आर cos θ1 माइनस cos θ2। देखिए, जब आप दो चीजों को ऐड करते हो, जब दो आप ऐड करते हो तो कोई फर्क नहीं चलता कि आप किसको पहले लिख रहे हो किसको बाद में लिख रहे हो। मैं सिंपल बात कर रहा हूं कि यार 4 + 3
ऐड करो आप, 7 आएगा, 3 प्लस 4 भी 7 ही आएगा, लेकिन 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1, और 3 माइनस 4 -1, वैल्यू बदल गई ना? नहीं समझ में आई बात? तो जहां सब्सट्रैक्शन हो उस फॉर्मूले को ध्यान से समझना होता है। उसका रीजन क्या है, पहले एक बात समझिए कि आपको रिजल्टेंट फील्ड ई एक्स और ई वाई का वेक्टर सम इधर मिलेगा ना, ये ई रिजल्टेंट होगा नहीं होगा? इसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर होगी, होगी नहीं होगी? अभी पहले एक बात को समझने की कोशिश कीजिए, अगर मेरे पास फाइनाइट लेंथ का वायर होता और मैं सिमेट्रिक पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी निकालता, तो होता क्या कि सब यहां से y ऊपर और यहां से y नीचे, दो छोटे छोटे एलिमेंट कंसीडर कर लिए। अगर ये डिस्टेंस बराबर है और ये डिस्टेंस भी बराबर है, तो यहां से यहां आने वाला फील्ड और यहां से यहां आने वाला फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा ना? अगर ये सेम होंगे तो आप डेफिनेटली बात करोगे साहब ये एंगल भी सेम है, सिमेट्री है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट तो ऐड हो जाएगा दोनों मिलके, और ये क्या होंगे, कैंसिल आउट, तो नेट इधर ही मिलेगा ना? ऐसे आपने यहां से बनाना शुरू किया और यहां तक चले गए, यहां से बनाना शुरू किया वहां तक चले गए, सारे के सारे एलिमेंट के ये हमेशा कैंसिल होंगे और नेट इधर ही मिलेगा। लेकिन अगर ये असिमेट्रिक होता, ऊपर की लेंथ बड़ी होती, तो यार ऊपर वाले जो चार्जेस हैं उनका फील्ड नीचे की तरफ ज्यादा आता ना, तो रिजल्टेंट इधर आने के बजाय इधर आता ना। नहीं समझ में आई बात? तो जो रिजल्टेंट फील्ड आएगा वो डेफिनेटली इधर तो नहीं आएगा, इस तरफ ही आएगा, जो लेंथ बड़ी होगी पॉजिटिव चार्ज की उसके अवे आएगा। कहानी क्लियर? तो जो रिजल्टेंट उसके दो कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे, एक इस तरफ दूसरा इस तरफ। अब अगर दूसरा इस तरफ एग्जिस्ट कर रहा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आनी जरूरी है, क्योंकि आपने इधर ही लिखा है, और ये वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब ये वैल्यू बड़ी होगी, और ये वैल्यू बड़ी कब होगी, जब थीटा छोटा होगा। तो इस फॉर्मूले को आपको हमेशा याद रखना है, स्मॉलर एंगल माइनस लार्जर एंगल। समझ बात? क्योंकि 1 to मैटर नहीं करता। 1 to मैटर क्यों नहीं करता? वो ऊपर 1 लिखते नीचे 2 लिख दिया, क्या कर लोगे आप? भाई उसने यहां थीटा 2 लिख दिया, यहां थीटा 1 लिख दिया, तो आपका फॉर्मूला भी बदलेगा ना फिर, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 बनेगा। नहीं समझ में आई बात? तो हमेशा अपन को क्या याद रखना है, जो हमारा कोस वाला फॉर्मूला है। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज, साइन और कोस भी मैटर नहीं करता, कई बार वो एंगल यहां से ले लेता है, तो कोस वाले साइन और साइन वाले कोस बन जाएंगे। नहीं समझ, पर मेरे न्यूमेरिकल सोल्व करने में फर्क नहीं चलेगा कि साहब अगर मुझे ये वाला एंगल पता है तो डेफिनेटली 90 माइनस थीटा होगा। अरे बोलो ना यार। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला कोस में कन्वर्ट हो जाएगा ना फिर मेरा। तो ये चीज मैटर नहीं करती, हमें तो एक फॉर्मूला याद करना है, हमने एंगल यहां से ले लिया और सारे रिजल्ट इसी से निकालेंगे। आपका कोई न्यूमेरिकल लेकर के वो यहां से एंगल दे भी दे, तो भाई ये तो 90 है, ये बता ही दोगे ना यार। मान लो ये 37 दे देता है, तो ये 50 रख देना अपना, कोई फर्क तो ना चलेगा उस बात से। ठीक है, जो सबसे जरूरी बात इस फॉर्मूले में याद रखनी वो क्या है, पैरेलल फील्ड आता है उसमें cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 है, मतलब स्मॉलर एंगल माइनस लार्जर एंगल। कहानी क्लियर? एक और बात बता दीजिए मुझे, मैं इस पॉइंट पर हूं, ये मेरा एंड पॉइंट है, तो ये एंगल थीटा, अगर वायर की लेंथ बढ़ा के इतनी कर दी तो एंगल का क्या होगा, बढ़ेगा, और बढ़ा दूं तो और बढ़ेगा, इंफिनिटी पे चला जाऊं तो 90 हो जाएगा, इधर भी इंफिनिटी चला गया तो 90। सुनिएगा ध्यान से, इसका मतलब अगर इनफाइनाइट लार्ज वायर होता दोनों तरफ से, इधर भी इंफिनिटी इधर भी इंफिनिटी, तो साइन 90 प्लस साइन 90, 1 plus 1 2, this becomes 2k lambda by r, but this becomes 0 ना? नहीं समझ में आई बात? सिंपल सी कहानी। एक और बात बताइए, इसको मैं बढ़ाता बढ़ाता इंफिनिटी पे ले गया तो मेरा थीटा 2 क्या हो जाएगा, 90। इस वाले एंड को यहां के बजाय यहां लेके आया, एंगल छोटा हो गया, यहां लेके आया छोटा हो जाएगा, यहां लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक इनफाइनाइट लार्ज वायर है, यहां बताओ फील्ड, तो आप कहोगे 2k लैम्डा बाय आर, अगर ये भी इंफिनिटी और ये भी इंफिनिटी है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूं ये वाला एंड यहां लेके आ गया, इधर इंफिनिटी पे, मतलब इनफाइनाइट लार्ज वायर के एंड पॉइंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर, तो आप कहोगे एक एंगल 90, दूसरा एंगल 0। 90 कौन सा है, थीटा 2, थीटा 1 क्या है, मुझे बताइए, क्या ये 1 देगा, बोलो ना यार, और ये 0, तो ये रिजल्ट क्या? अच्छा बताइए, ये क्या देगा, 1, थीटा 1, और ये क्या देगा, तो ये भी क्या, तो के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय √2 के लैम्डा बाय आर। नहीं समझ में आया? तो अब इसको एक और बात समझ लीजिए,
दोनों वायर इनफाइनाइट लार्ज है, कुछ आप लेंगे सेमी इनफाइनाइट, वो शुद्ध मूर्खता होती है। इन्फिनिटी डिवाइड बाई टू इज ऑल्सो इन्फिनिटी। इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट नाम की क्या चीज होती है? आधा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का आधा कितना होगा? वो भी इन्फिनिटी है। समझ में आ गई बात? तो इनफाइनाइट डिवाइड में सेमी इनफाइनाइट नाम की कोई चीज होती नहीं है। शुद्ध बेवकूफी भरे वर्ड चल रहे हैं हमारी किताबों में, नोट्स में। कोई भी बढ़िया लिटरेचर जो होता है, इंटरनेशनल लेवल का फिजिक्स का लिटरेचर पढ़िए, कोई सेमी इनफाइनाइट वर्ड यूज करता ही नहीं है। एक एमआईटी के प्रोफेसर तो बढ़िया मजाक उड़ाई इसकी, उनको भी पता है ना, किताबें देखते हैं। बेसिकली होता क्या है, इनफाइनाइट लार्ज वायर के सिमेट्रिक पॉइंट पर, मतलब इधर भी इंफिनिटी, सिमेट्रिक पॉइंट हो गया, इनफाइनाइट लार्ज वायर के एंड पॉइंट पर। नहीं समझ में आई बात? दिस इज द राइट लैंग्वेज। पर हमारे तो सवाल सेमी इन्फिनिटी नाम से आएगा, तो हमें वही देखना है। पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो कोई वर्ड नहीं है बेसिकली। चलिए, ये कहानी क्लियर? अरे बोलो भाई। अब सुनिए, मैं एक 3 अलग अलग केस बना रहा हूं। केस नंबर 1, ये मेरे पास ये ए एंड है, ये बी एंड है, चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा, और जो मेरा जो पॉइंट है वो सिमेट्रिक है। मतलब अगर मैं यहां से बात करूं, ये एंगल थीटा, तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। तो ये वाली लेंथ L/2, तो ये वाली लेंथ भी क्या होगी? ये दोनों लेंथ बराबर हो जाएंगी ना? अरे बोलो भाई। तो ये क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ, ये आर था, R² प्लस L²/4 ना? अरे बोलो ना यार। जब दोनों थीटा सेम हो गए तो ई पैरेलल या ई वाई तो क्या हो जाएगा? जीरो ना? अरे कोस थीटा माइनस कोस थीटा जीरो ना? सिमेट्रिक पॉइंट पर हमेशा पैरेलल वाला फील्ड जीरो ही मिलेगा, चाहे वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। और जो ये वाला फील्ड मिलेगा ई एक्स, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी कि साहब? के लैम्डा बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू साइन थीटा ना? साइन थीटा प्लस साइन थीटा। आप मुझे बताइए, क्या ये 2 के लैम्डा बाई आर साइन थीटा की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर कितना? L/2। हाइपोटेनस कितना? अंडर रूट ऑफ R² प्लस L²/4। नहीं समझ में आई बात? दिस इज द रिजल्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। हेलो, धन्यवाद। बनाओ जल्दी से केस 1। क्या करना है पीछे वाले? डायरेक्शन उल्टी हो जाएंगी। अगर ये प्लस लेमडा के बजाय माइनस लेमडा होता तो ये वाला फील्ड इधर और ये वाला फील्ड ऊपर हो जाता। भाई पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे मिलता है ना, और नेगेटिव चार्ज की वजह से टूवर्ड्स मिलता है। दोनों डायरेक्शन उल्टी कर देना और कुछ नहीं होना। बढ़ जाए, जल्दी करो यार।
हाँ जी, इनफाइनाइट लार्ज वायर के सिमेट्रिक पॉइंट पे कितना मिलेगा, 2k लेमडा बाई आर, और इनफाइनाइट लार्ज वायर के एंड पॉइंट पर √2k लेमडा बाई आर। ठीक है, एक एंगल हो जाएगा 90, दूसरा हो जाएगा 0, and result becomes k lambda by r and k lambda by r, which are mutually perpendicular, so they will give √2k lambda by r. अब यहाँ पर तुम्हारे पूरे फिजिक्स के सिलेबस के एक डिफरेंट केस बनता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं पे भी ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए, किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाली है वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी हमेशा ऑर्बिटल रेडियस का फंक्शन आती है, ऑर्बिटल रेडियस का फंक्शन आती है। यहाँ अकेला केस बनता है जहां ऑर्बिटल वेलोसिटी आर पर डिपेंड नहीं करती, और उन सभी केसेस के अंदर जो आप पहले पढ़ते हो, आप कुछ भी कर लीजिए, वो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब मिलता है। यहाँ अकेला केस बनता है जहां टी इज प्रोपोर्शनल टू आर मिलता है, हम उसकी बात करेंगे। आई होप ये सारे केस समझ में आगे होंगे। ये भी क्लियर है ना दोनों? बोलो भाई, बढ़ जाए आगे। अब इसको ध्यान से समझिए, अगर मैं यहां पर एक ऐसे सर्कल बनाता हूं लाइक दिस, तो किसी भी इनफाइनाइट लार्ज वायर का फील्ड रेडियली अवे फ्रॉम द वायर होगा ऐसे। तो ये जो फील्ड आता है वो कुछ इस तरह से आता है, सुनिएगा ध्यान से। अब मैं एक सिंपल बात करता हूं कि मान लीजिए ये हमारे पास एक इनफाइनाइट लार्ज वायर था, ये वायर इनफाइनाइट लार्ज था, और इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो प्लस लेमडा है। क्या है? प्लस लेमडा। यहां से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट आप कंसिडर कर लोगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डेफिनेटली वो अवे फ्रॉम द वायर होगा। कितना होगा ई की वैल्यू? 2k लेमडा अपॉन आर ना। यहां पर अगर मैं कोई एम मास का माइनस क्यू चार्ज रख दूं, तो आप सब जानते हो नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स जो होता है वो फील्ड के अपोजिट होता है नहीं होता है? तो इस पर जो फोर्स लगेगा इस तरफ वो क्यू ई होगा, होगा नहीं होगा? अब सिंपल बात बताइए, अगर ये मेरे पास वायर था, यहां एक नेगेटिव चार्ज रखता हूं तो छोड़ दूंगा तो इधर भागेगा, और अगर मान लीजिए छोड़ने के बजाय जिधर फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर वी दे दूं, सर्कुलर मोशन करेगा। सर्कुलर मोशन की शर्त क्या होती है? एक फोर्स चीज हमेशा वेलोसिटी के, तो अगर आपने परपेंडिकुलर वेलोसिटी दे दी तो यहां पे एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। आई बात समझ में? सुनिएगा ध्यान से, इस सर्कुलर मोशन का रेडियस आर बनेगा। बताइए फोर्स की वैल्यू क्या बनेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स देगा क्यू ई ना, ई की वैल्यू ये होगी 2k lambda q अपॉन r विल प्रोवाइड एम वी स्क्वायर बाई आर ना। आर से आर रवाना, तो v बिकम्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2k lambda q अपॉन m, नॉट डिपेंड ऑन r, ऑन r। पहली चीज। दूसरी चीज, एक रिवोल्यूशन पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? तो t बिकम्स इक्वल टू 2πr बाई v ना। क्या v फिक्स है? देखो सारे कांस्टेंट है ये, तो ये क्या है? कांस्टेंट रहेगा। और आपको पता है कि 2π भी कांस्टेंट है, इसका मतलब t इज प्रोपोर्शनल टू r। नहीं समझ में आई बात? तो इससे कोई फर्क नहीं चलता कि आप इसको प्लस लेमडा देके माइनस को घुमा रहे हो, इसको माइनस लेमडा देके प्लस को घुमा दो। अल्टीमेटली सर्कुलर मोशन की शर्त पूरी होनी चाहिए कि आपको एक फोर्स चाहिए जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहे, और इसमें फील्ड जो है वो रेडियली अवे फ्रॉम द वायर था, तो फोर्स हमेशा रेडियली टुवर्ड्स द वायर लगेगा, और अगर वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर थी पक्का सर्कुलर मोशन करेगा। अब एक बात बहुत क्लियर है कि ये अगर आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है
तो आप इसको आर रेडियस में घुमाओ तो भी इतनी स्पीड चाहिए, 2r में घुमाओ तो भी इतनी ही स्पीड चाहिए। मतलब ये एक फिक्स वैल्यू ऑफ स्पीड के लिए ही सर्कुलर मोशन करेगा, उससे ज्यादा या कम कर दोगे तो अपना पाथ छोड़ के भाग जाएगा। नहीं समझ में आई बात? आप सैटेलाइट को समझो, जब सैटेलाइट घूमता था तो रूट जीएम बाई आर, पता है सैटेलाइट की वेलोसिटी रूट जीएम बाई आर। आर को अगर आप कम करोगे तो स्पीड बढ़ती थी, आर को कम करोगे तो स्पीड बढ़ेगी, और आर को बढ़ाओगे तो स्पीड, तो जो सैटेलाइट जितना नजदीक रिवॉल्व करेगा उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होती थी। जो अर्थ के सरफेस के बहुत क्लोज रिवॉल्व करता था 8 किलोमीटर पर सेकेंड, 7.92 आया था, याद करो, आया था नहीं आया था? क्लियर? और जो जियो स्टेशन सेटेलाइट था वो बहुत हाइट पर रिवॉल्व करता है 42,000 किलोमीटर पे। हेलो, समझ में आ गई बात? तो जितना ज्यादा रेडियस में रिवॉल्व करेगा उतनी स्पीड कम, और जितना क्लोज रिवॉल्व करेगा उतनी स्पीड ज्यादा। पर यहां कोई फर्क, या तो वो घूमेगा या नहीं घूमेगा, दो ही चीजें होंगी। अगर घूमेगा तो तेरी मर्जी में जहां घुमा वहां घूमेगा। ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट, के कांस्टेंट, लैम्डा, क्यू और एम सब कांस्टेंट, ऑल कांस्टेंट पैरामीटर। मतलब ये जो है वो कांस्टेंट आनी है, और ये कांस्टेंट स्पीड जो आनी है वो आर पे डिपेंड नहीं करेगी। तो यहां घुमाओगे तो भी इसी स्पीड से घूमेगा, यहां घुमाओगे तो भी उसी स्पीड से घूमेगा। आपने रेडियस डबल कर दिया, टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। रेडियस हाफ कर दिया, टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा। इट इज अ सिंगल केस इन योर सिलेबस जहां ये स्पेशल केस बनता है। हेलो, बनाओ जल्दी से। बन गया? मत बनाओ। नहीं नहीं, क्या फोर्स लगेगा तो नहीं, सवाल ही पैदा नहीं, आपको देना पड़ेगा ना वी, छोड़ा थोड़ी है आपने उसको, छोड़ दोगे तो टकरा जाएगा वो तो। नहीं समझ में आई बात? ये वायर था, आप किसी डिस्टेंस पे लेके और फिर आपने प्रोजेक्ट किया उसको। इन एवरी ऑर्बिटल मोशन एक्सटर्नल एजेंसी को वी देना पड़ता है फोर्स के परपेंडिकुलर, तभी सर्कल में घूमता है, वरना नहीं घूमेगा। अगर आप सेटेलाइट को अर्थ सरफेस पे सीधा ऊपर भेज दो, स्ट्रेट ऊपर, जहां फ्यूल खत्म हो जाएगा वहां रुक जाएगा। अगर वहां रुक गया तो धरती का पुल वापस खींच लेगा उसको। हाँ जी, हाँ, बढ़ जाए, नहीं बढ़े? चलो लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, electric field due to circular arc of radius r and charge density lambda, charge density lambda। देखो, हमने एक सर्कुलर आर्क ली, ये पूरा सर्कल था, इसका मान लो रेडियस r था, मेरे पास सिर्फ यहां से यहां तक की आर्क है, ये आर्क है, ठीक है? इस आर्क के पास ही आपने चार्ज दे, सुनिएगा ध्यान से, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। इस आर्क के एंड से सबस्टेंड होने वाला जो एंगल है, ये एंगल, ये पूरा का पूरा थीटा है, इसका चार्ज पॉजिटिव है, और चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको? लैम्डा, प्लस लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी, रेडियस तो आर है ही है। इन दिस सिचुएशन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस आर्क इज along the bisector and away from the charge, पॉजिटिव चार्ज का अवे फ्रॉम द चार्ज मिलेगा। बाइसेक्टर ये वाला एंगल कितना मिलेगा? थीटा बाई 2, एंड इट्स वैल्यू इज व्हाट? 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। ये इन टर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी है, किसके टर्म में? चार्ज डेंसिटी। अब एक दो चार केस देखिए वन बाय वन। यहां पर सबसे पहले केस की हम बात करते हैं। मान लीजिए केस नंबर 1, ये मेरे पास एक सर्कुलर आर्क है, और इसके सेंटर पर सबस्टेंड होने वाला जो एंगल है वो मान लीजिए 60 डिग्री है। कितना एंगल है? इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो प्लस लैम्डा है। अकॉर्डिंग टू गिवन फॉर्मूला द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी अलोंग द बाइसेक्टर
एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या लिखोगे बताओ, E बिकम्स इक्वल्स टू 2k लेमडा बाई आर साइन 60 डिग्री बाई 2 साइन 30 ना, क्या साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी, तो 2 से 2 कैंसिल होकर E कितना मिल गया आपको, दिस बिकम्स k लेमडा बाई आर। समझ में आ गई बात। दूसरा केस हम लेते हैं, मान लीजिए ये जो सर्कुलर आर्क है, ये सेंटर पे जो एंगल सबस्टेंड करती है, सपोज दिस एंगल इज 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री एंगल है और चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा है, अगेन फील्ड इज अलोंग द बाइसेक्टर ना, जो E की वैल्यू मुझे मिलेगी वो 2k लैम्डा बाई आर साइन 45 डिग्री मिलेगी ना। बताइए क्या साइन 45 1/√2 होता है, तो 2/√2 क्या मिलेगा, तो रिजल्ट बिकम्स इक्वल्स टू √2 k लैम्डा बाई आर ना, माइनस होता तो टूवर्ड्स ऊपर हो जाता, प्लस से तो अवे है। मान लीजिए तीसरे केस में मैं आपसे बात करता हूं, यहां आ जाइए तीसरा केस। तीसरे केस में मेरे पास परफेक्ट सेमी सर्कल है। अगर हमारे पास सेमी सर्कल है जिसकी चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा है, आप मुझे बताइए क्या इसका फील्ड भी यहां सेंटर पे बाइसेक्टर पे ही मिलेगा। यार जो E की वैल्यू मिलेगी वो 2k लैम्डा बाई आर साइन 180 डिग्री बाई 2 साइन 90 डिग्री मिलेगा ना, क्या साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो रिजल्ट बिकम्स इक्वल्स टू व्हाट, 2k लैम्डा बाई आर। नहीं समझ में आया। अब एक बात और समझिएगा, इन सभी केसेस में वो आपको जरूरी नहीं है कि लेमडा की टर्म में फील्ड दे या ऑप्शन दे, वो चार्ज की टर्म में देगा। जरा बताइए यहां जो चार्ज की वैल्यू बनेगी, चार्ज की यहां लेंथ कितनी है इसकी बताइए, 2πr पूरी लेंथ होती है और 60 डिग्री 360 का 1/6 है, तो 2πr/6 मतलब πr/3। तो बेटा लेमडा की वैल्यू बनेगी टोटल चार्ज बाय πr/3 ना, यहां से लेमडा की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, बताइए क्या मिलेगा रिजल्ट, 3k/q/पाई r²। यहां बताइए व्हाट इज द लेंथ, लेमडा की वैल्यू क्या होगी, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, लेंथ कितनी πr/2, पूरी सर्कमफेरेंस कितनी होती है 2πr, आधी कितनी होती है πr, और 1/4 कितनी πr/2, तो ये बन जाएगा πr/2। लेमडा की वैल्यू यहां पुट करके निकाल सकते हो। यहां क्यू की वैल्यू क्या आएगी, q/, कहां चला गया लेमडा की वैल्यू ना, लेमडा की वैल्यू क्या आएगी q/πr। अरे आधी रिंग है ना भाई, तो लेमडा की वैल्यू यहां पुट करके निकाल सकता हूं ना। अब ये केस देखिए चौथा, इसमें मेरे पास ये सेमी सर्कुलर रिंग ही है, लेकिन हमने क्या किया, इसको बाइसेक्ट किया। ये वाला जो चार्ज है ये प्लस है, प्लस लेमडा, और ये माइनस है, माइनस लेमडा। मुझे बताइए क्या 1/4 सेक्शन की वजह से, ये 1/4 था ना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज आएगा ना, और नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज आएगा। क्या बताइए दोनों जो वैल्यू आएंगी वो √2 के लेमडा बाई आर ही आएंगी, आएगी ना भाई। ये कितना मिलेगा बताओ, √2 के लेमडा बाई आर, ये भी कितना मिलेगा √2 के लेमडा बाई आर, इनके बीच का एंगल कितना है, तो रिजल्टेंट बिकम्स √2 टाइम्स ऑफ दिस, तो दिस बिकम्स 2k लेमडा बाई आर। व्हाट इज द इंटरेस्टिंग थिंग, ये भी सेमी सर्कल है, वो भी सेमी सर्कल है। अगर सेमी सर्कल है तो ये पूरे पे पॉजिटिव चार्ज दिया तो अवे फ्रॉम द सेंटर बनेगा 2k लेमडा बाई आर, पूरे पे नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स बनता 2k लेमडा बाई आर, आधे पे पॉजिटिव आधे पे नेगेटिव दूंगा तो 90 से रोटेट हो जाएगा 2k लेमडा बाई आर। नहीं समझ में आया। आपने जैसे इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव किया, ये फील्ड इतनी ही वैल्यू रखेगा पर इधर घूम गया ना, अरे बोलो ना, जल्दी छापो।
हाँ जी, कैसे समझ में आगे सारे? ये कैसे समझ में आए नहीं आए? ये वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। एज इट इज आता है, वेक्टर फॉर्म में पूछता है। वेक्टर फॉर्म में कैसे पूछता है वो? इसको एक्स एक्सिस बोलेगा, इसको वाई एक्सिस बोलेगा, और ओरिजिन पे इसका सेंटर रखा होगा, तो फील्ड इतना ही होगा ना? बोलो। पर ये माइनस जे कैप के लॉन्ग होगा। किधर होगा? माइनस जे कैप। तो यही वैल्यू होगी 2k λ/r माइनस जे कैप। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, ये बहुत कॉमन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मर्जी उसकी। हाँ, तो ये पूछने वाली बात थी। हाँ जी, माइनस जे कैप क्यों आया भाई? क्योंकि माइनस जे की तरफ है फील्ड। हाँ, इसलिए आया। बढ़े आगे बढ़े। इतना आसान आसान केस है। एक ही तो फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करते जाओ, रिजल्ट मिलते जाएंगे। नहीं हुआ? अब एक सवाल कीजिए आप। एक आयत है जिसकी चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा है। कितनी है? सुन लो, चार्ज डेंसिटी कितनी है? प्लस लेमडा। इन्फिनिटी से आता है स्ट्रेट, यहां से आर रेडियस का सेमी सर्कल बनाता है, और फिर से इन्फिनिटी भी चला जाता है। ये सेंटर है। ओ पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्या होगा? रेडियस आ रही है, 2k λ/r होगा। किधर से आया आंसर? जीरो। यस, जीरो इज द राइट आंसर। जीरो ही सच है। जीरो ही सच है। जीरो। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, सुनो ध्यान से। इसके हम तीन सेगमेंट करेंगे। सुनिए, ये क्या आपका सेमी इनफाइनाइट वायर है? धन्यवाद। इसका फील्ड यहां इधर कितना मिलेगा? k λ/r। और इधर कितना मिलेगा? k λ/r। कहानी क्लियर? चलो, क्या ये भी वही था? पर इसका इधर क्या आएगा? k λ/r, और ये भी k λ/r। और इस गरीब का इधर 2k λ/r। इसने इसको रवाना किया, और इसने इन दोनों को रवाना किया। अरे दोनों का समी तो 2k λ/r होगा। तो दो बार थोड़ा रवाना कर रहा है। 2k λ/r इज कैंसिल बाई 2k λ/r। k λ/r से दो बार कैंसिल नहीं किया 2k λ/r। नहीं समझ में आई बात? यहां बताओ कितना फील्ड होगा?
उसी को गौर से देख रही है अभी तक। है वर्टिकल में समझ में क्यों नहीं आया बता। उल्टा सीधा बोला ना, वहीं आके मारूंगा कान के नीचे। अभी तो यही समझ में नहीं आया लोगों के, उसकी छोड़ो बात, पहले इसको पूरा करते हैं वापस। देखिए हमने क्या किया इसको। हाँ जी, तू बता। ये वायर 1, ये सेमी सर्कल 2, और ये 3 पार्ट। 1 की वजह से यहां फील्ड किधर होगा, इधर कितना होगा, के लेमडा बाई आर। दूसरा किधर होगा, आज ही की क्लास में किया है यार। ये वायर, ये लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर। हाँ जी, तो ये भी के लेमडा बाई आर आएगा ना, के लेमडा बाई आर। अब आ जाइए इस वाले सेक्शन की वजह से, इससे दूर की तरफ कितना होता है, के लेमडा बाई आर, और नीचे की तरफ कितना, तो ये 2 के लेमडा बाई आर हो गया ना। और इस दूसरे वाले सेक्शन का इधर कितना, 2 के लेमडा बाई आर। अब बताइए, यहां पर इसकी वजह से इधर कितना, के लेमडा बाई आर, इधर कितना, के लेमडा बाई आर, और इसकी वजह से इधर कितना, 2 के लेमडा बाई आर, और इसकी वजह से यहां जीरो। नहीं समझ में आई बात, तो सुनिए ध्यान से। ये 2 के लेमडा बाई आर, ये के लेमडा बाई आर, तो इधर कितना बचा, के लेमडा बाई आर, ये कितना, तो ये मिलेगा के लेमडा बाई आर, ये भी मिलेगा के लेमडा बाई आर, तो रिजल्टेंट बिकम्स √2 के लेमडा बाई आर। इधर आएगा ई रिजल्टेंट। नहीं समझ आया, बढ़ जाए। क्या डाइजेस्ट नहीं हो रहा, क्या डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इतना खाते ही क्यों जो डाइजेस्ट। हाँ बोलो। चलिए आंसर बताना है ना, प्लस लेमडा, माइनस लेमडा, प्लस लेमडा, और माइनस लेमडा। यहां फील्ड कितना, अभी कुछ कॉपी नहीं करना है, सिर्फ आंसर बताना है। जीरो। इसका फील्ड इधर, उसका उधर, इसका इधर, उसका इधर, कैंसिल, जीरो। ये तो कहानी क्लियर। अब सुनिएगा ध्यान से, ये भी प्लस और ये माइनस, ये माइनस। अब बताइए फील्ड कितना होगा, 4 के लेमडा बाई आर। ये पूरा का पूरा सेमी सर्कल प्लस लेमडा का है, तो इसकी वजह से इधर कितना, 2 के लेमडा बाई आर। ये पूरा का पूरा सेमी सर्कल, उसकी वजह से भी उधर ही, तो आंसर क्या, 4 के लेमडा बाई आर। नहीं समझ में आई बात, ठीक है। हाँ, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू electric field intensity due to a uniformly charged ring, a uniformly charged ring। सबसे पहले बात करेंगे इसके सेंटर पर। बहुत बढ़िया, प्लस क्यू चार्ज टोटल है,
रेडियस आर है, ये सेंटर है, पहला केस। कहां बात कर रहे हैं? एट इट्स सेंटर, एट इट्स सेंटर। सिमेट्री तो हमें समझ में आता ही आता है कि भाई कोई भी एलिमेंट यहां लोगे, उस एलिमेंट का फील्ड इधर होगा, उसके अपोजिट बैठा हुआ एलिमेंट उतना ही फील्ड अपोजिट प्रोड्यूस कर देगा, तो उसको कैंसिल आउट कर देगा ना। ऐसे हर एलिमेंट का फील्ड उसके अपोजिट एलिमेंट से कैंसिल होकर जीरो देगा। दूसरी बात बताइए, यहां से चले आप और वापस यहीं पहुंच गए, तो सेंटर पे एंगल कितना सबस्टेंड हुआ? 360 ना। अरे 360 डिग्री होगा ना। हमारा फॉर्मूला जो ई का होता है वो होता है 2k लैम्डा बाई आर साइन 360 बाई 2 साइन 180। साइन 180 डिग्री क्या होता है? जीरो। तो फील्ड क्या मिल जाएगा? जीरो। तो सेंटर में फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी? जीरो। ये तो कहानी क्लियर। अब दूसरा एक बड़ा फेमस सा सवाल है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि साहब ये मेरे पास एक रिंग है, हमने रिंग से यहां से छोटा सा एलिमेंट कट कर दिया। सुनिएगा ध्यान से, छोटा सा एलिमेंट कट कर दिया, तो बताइए सेंटर पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी अगर ये जो मैंने कट किया है उसकी लेंथ dl है, इसका जो टोटल चार्ज था वो क्यू था, तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या बनेगी? लैम्डा बिकम्स इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई आर ना, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। अरे बोलो भाई। अब जरा मुझे एक बात बताइए, यहां जब ये एलिमेंट आपने कट नहीं किया था तो इस एलिमेंट का फील्ड नीचे रहा होगा ना, और उसके जस्ट अपोजिट बैठा हुआ जो सेम लेंथ का एलिमेंट है उसका फील्ड ऊपर रहा होगा। तो मान लीजिए इस एलिमेंट ने फील्ड ऊपर प्रोड्यूस किया और उस एलिमेंट ने नीचे प्रोड्यूस किया था, वो कैंसिल करके जीरो दे रहे थे। जब आपने उसको हटा दिया तो अपना फील्ड अपने साथ ले गया, तो सिर्फ इसी का फील्ड बचेगा ना वहां पर। नहीं समझ में आई बात? और इसकी लेंथ dl है और इसका चार्ज अगर dq है तो dq की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा इंटू dl। और ये जो e बनेगा यहां पर, इसकी वैल्यू क्या बनेगी? k dq अपॉन आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस आर है ना भाई। नहीं समझ में आया? देखो मेरी बात सुनो, E की जो वैल्यू हम लिखेंगे K, DQ की वैल्यू कितनी बनेगी? लेमडा DL अपॉन आर स्क्वायर। अगेन K, लेमडा की वैल्यू बताओ? टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ ना, इनटू DL। ये DL आ गया। देखिए ये आर स्क्वायर और ये आर, ये बनेगा K Q अपॉन 2 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाई DL। जब ये सवाल पूछा था तो बहुत इजी कैलकुलेशन उन्होंने दी थी, उन्होंने कहा था एन एलिमेंट ऑफ लेंथ पाई इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्कमफेरेंस। तो लेंथ अगर पाई है तो पाई से पाई रवाना, तो के क्यू बाई 2 आर स्क्वायर इज द आंसर। 2 आर क्यूब इज द आंसर। नहीं समझ में आया? तो एक सिंपल कहानी ये थी कि मान लीजिए मेरे पास ये एक इस तरह की रिंग थी, ये सेंटर है, यहां कोई एलिमेंट है जिसकी लेंथ dl है, चार्ज dq है, यहां कोई एलिमेंट है जिसकी लेंथ dl है, चार्ज dq है। इस एलिमेंट ने फील्ड नीचे प्रोड्यूस किया, इस एलिमेंट ने फील्ड ऊपर प्रोड्यूस किया, तो यहां क्या बना देगा बताइए? जीरो ना। क्योंकि अगर ये मान लीजिए ई था और ये भी ई था तो कैंसिल आउट करके जीरो बना देंगे। अगर मैं ये वाला एलिमेंट कट कर दूं तो फिर इस वाले एलिमेंट का फील्ड तो बचेगा ना, और नीचे वाला कट करता तो ऊपर वाले का बचता। मतलब जो भी एलिमेंट आपने कट किया है उसके अपोजिट बैठा हुआ एलिमेंट ही वहां फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बाकी सबका तो कैंसिल ही होगा। तो कोई भी जो छोटा एलिमेंट कट कर दिया जाए तो सिर्फ उसके अपोजिट बैठे हुए एलिमेंट का फील्ड यहां एग्जिस्ट करेगा। क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखिए, what will be electric field intensity, what will be electric field intensity at center of the ring if center of the ring if a small element of length dl removed from the ring, a small element of length dl removed from the ring। ठीक है? सो आंसर विल बी के क्यू अपॉन 2 पाई r क्यूब इंटू dl। क्या आगे बता? क्या डाइजेस्ट नहीं हो रहा इसको?
ये पालतू बात कर रहा है? अच्छा, मुझे लगा पालतू बात कर रहा है। क्या? आज जितने भी केस करवाए हैं, कल सब मैं डिस्कस करूंगा तुम लोगों से। ठीक है? ईएलपी नंबर 1 2 3, कंसेप्ट बिल्डर 1 से 3, और एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 27। एक्सरसाइज 1 में 1 से 27, ईएलपी नंबर 1 2 3 और कंसेप्ट बिल्डर 1 2 3। ठीक है? 1 2 3। हाँ, ईएलपी नंबर 1, ईएलपी नंबर 2, ईएलपी नंबर 3, कंसेप्ट बिल्डर नंबर 1, कंसेप्ट बिल्डर नंबर 2, कंसेप्ट बिल्डर नंबर 3। ठीक है? एक और बढ़ा दें? अभी वो 4 तक नहीं जाएगा, उसमें क्या फ्लक्स फ्लक्स के सवाल है। ये लो, जैसे ही बेल बजी लोगों की रजिस्टर बंद। आजकल क्या है ना, मोबाइल के आने से एक बात बढ़िया हो गई कि लोग टीचर को याद नहीं दिलाते। अदरवाइज क्या, वो हर क्लास में एक प्राणी होता था जो बार बार पीछे देखता था घड़ी की तरफ, तो पता लग जाता था टीचर को, हाँ यार टाइम होने वाला है कहीं ना कहीं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ तो इतनी नहीं पड़ती ना। इधर भी टाइम आ रहा है, सामने लोगों के मोबाइल में, तो देखो लेवल क्या है मोबाइल। वो एक टीचर शहीद हो गया बेचारा, आईआईटी वाला लास्ट ईयर, इतना बढ़िया टीचर तो यहाँ के मैथमेटिक्स के। वही बात है। यही रूम था वो, इसी रूम में वो शहादत हुई थी। मैथ्स के टीचर थे, बहुत बढ़िया टीचर थे वो बेचारे, वो पढ़ा रहे थे, वो कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। सेकंड रो में यहाँ बैठा हुआ बच्चा वो व्हाट्सएप चेक कर रहा है, तो सर ने कहा भाई ये बहुत जरूरी है, ध्यान से सुन ले। अब असल चीज ये नहीं होती कि आप कुछ क्या कर रहे हो, आप कोने में बैठे कुछ भी करो, बाहर चले जाओ। कोई मना करता है आजकल, तो मतलब कोई अलग ही जनरेशन आ गई ना, आप सोचो कोई मतलब ही नहीं होता। नहीं समझ में आई बात तो? आप कभी भी जाओ क्लास से, कभी भी आओ, कोई रोक तो नहीं रहा है। अगर ये हमारा कोचिंग होता, हमारे पास ओनरशिप होती, फिर देखते हैं कौन जाता बाहर। फिर तो हमें पता है ना, अब हम तो नौकरी कर रहे हैं, उनका बच्चे से कुछ कहना नहीं है। अगर बच्चे से कुछ कहा, अगले दिन अखबार में आता है टीचर ने बच्चे को घूर के देखा। तो वो बेचारा व्हाट्सएप चेक कर रहा मस्त। अच्छा, उसमें आप देखो क्या था कि वो जो बच्चा था वो किसी आर्मी ऑफिशियल का बेटा था। तो उन्होंने कहा कि यार बहुत इंपॉर्टेंट, तो समझ ले। अब वो भाई एक बार टीचर की तरफ देखा, उसको फर्क ही नहीं चला। दोबारा फिर व्हाट्सएप खोल रहा है, उसको बंद कर रहा है। उन्होंने गुस्सा बाहर निकल, तो वो नहीं उठा, तो उन्होंने गुस्से में उठाया, शर्ट पकड़ी, बाहर धक्का दे दिया, एक मार दिया। तो बस वो, उसने, अच्छा लड़के ने कंप्लेन भी नहीं की। समाज सेवा बहुत सारे होते हैं ना। हेलो। और ये मोबाइल यहाँ रखा होता है, वीडियो बना के और ऊपर कंप्लेन कर दी किसी ने, टीचर को इमीडिएटली टर्मिनेट कर दिया। अब वो बच्चा आता है, वो बच्चा खुद रो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके फादर पेरेंट्स को बताएंगे। पेरेंट्स को बताया, वो आर्मी में थे, वो और जूते देते, तो क्लास में क्या कर रहा था। तो वो कहा, पुलिस वाले होते तो शायद कुछ अलग बात होती है, पर आर्मी वाला है तो थोड़ा सा होते ही डिसिप्लिन में, तो वो लेते रिमांड। तो उसने बाकायदा अपना ऑडियो मैसेज डाला, बच्चे ने लेटर लिख के डाला कि मैंने ऐसा, मेरी गलती थी, टीचर की कोई गलती नहीं थी। बट स्टिल सिस्टम थोड़ा चाहता है, सिस्टम को इस बात का डर होता है कि कल कोई वीडियो सर्कुलेट कर दे बाहर कि टीचर को मार, टीचर ने बच्चे को क्लास में मार, तो यहाँ तो बच्चों की पिटाई होती है साहब, जो कि होनी चाहिए। वो एक किसी ने बहुत बढ़िया मैसेज डाला था, कुम्हार समझते हो, कुम्हार जो घड़े बनाता है, वो घड़े को छोटा बनाता है, छोटा बनाने के बाद उसके बाद एक थाप होती है, उस थाप से उसका शेप ढालता है। तो कुम्हार से अगर थाप का हक ले लोगे तो घड़े को शेप